बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 607 असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2021। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की खबर हो सके। 3 जून इसकी लास्ट डेट है और आप लोग काइंडली वीडियो को शेयर किया करें ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव आर करना है और आपको ये एक रूल है, इसको यूज़ करते हुए आपने इस चीज़ को पूरा करना है। मुझे मैथ नहीं आती, ये किसी की हेल्प से ही की है। तो ए और बी हमें ये चीज़ दी हुई है, सिर्फ इसमें प्रूव सी है, प्रूव आर करना है आपने। इन ही वैल्यूज़ को, इन्हीं टेबल्स को यूज़ करते हुए आपने इसको बनाना था। सेम टू सेम रूल है। आप लोग अगर इसको इस तस्वीर को ही फॉलो करते हुए बना लें तो आप बना सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये थोड़ा बहुत समझा दूंगा कि ये पी आर क्यू है, एम्प्लाइज आर है और क्यू, तो आपको मैथ का थोड़ा बहुत आइडिया हो। ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है, ये तो इनको इस तरह लिखते हैं इस टेबल के अंदर, पी आर क्यू, और फिर इसको नोट कर दें, इसको नोट कर दें इसकी वजह से, और देन ये नेगेट करना है फर्स्ट जो है वो आर को, क्योंकि हमारे पास पी और क्यू थे, फिर पी का नोट आया, फिर क्यू का नोट आया, लेकिन आर का नोट नहीं था। तो सबसे पहले आर को नोट कर लें और फिर उसके बाद इसको क्यू क्वेश्चन मार्क आर भी लिख सकते हैं और क्यू जो है वो आर भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी, यानी दोनों में से या लिखना। तो इसी को प्रूव करना था 1 और 2, यानी क्यू को 1 और 2 इन दोनों इक्वेशन में आपको दोनों में एक पी मिल रहा है और एक पी नॉट। तो पी ने पी नॉट को क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया, क्यू और आर हमारे पास रह गए, ये बीच में आर और क्यू आर हमारे पास रह गया। तो यहाँ पे आपने अगर क्वेश्चन मार्क लगाना तो वो लगा लें, नहीं तो आर का सिंबल यूज़ कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हमने बताना होता है यहाँ पे कि 2 और 4, आपने यहाँ से 2 और यहाँ से 4, 2 और 4 में आपको पी नॉट एंड नहीं है, एंड आई थिंक सो आर है, तो ये पी नॉट यहाँ पे आ जाएगा। द रीज़न इज़ द आर नॉट क्रॉस द आर नॉट, आर नॉट ने इस आर को काट देना है और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, पी नॉट, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो नेक्स्ट 3 और 4 जो स्टेप है इसमें देखें तो आर ने आर को काट देना है, आर नॉट ने आर पॉजिटिव को काट देना है, तो हमारे पास क्यू रह जाएगा। और लास्ट पे 5 और 7 स्टेप को देखना है। 5 में जो है वो क्यू आर आर, यानी क्यू क्वेश्चन मार्क आर है, और उसके बाद हमने 7 स्टेप को देखना है, उसमें क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट ने क्यू को काट दिया तो हमारे पास आर रह गया। तो इस तरह इस टेबल में ये आर है, तो इसका मतलब वो जो यहाँ से पूछा जा रहा था कि आर ट्रू है या फॉल्स है, तो आर ट्रू है, यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर लिया। ये प्रूव करना था आर में, आपने ऐसे ही टेबल बनाना है। मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन में लग गया था कि जितनी मुझे समझ आई है लेक्चर को बार बार सुनने से, ये लेक्चर नंबर 16-17 में से है, तो इसको प्रूव आर आप लोग हैंडआउट्स का टेबल भी देख सकते हैं, उसमें सिर्फ वैल्यूज़ ए और बी दी हैं, तो इधर इस टेबल को आप आसानी से बना लेंगे और सही बना लेंगे, आई होप सो। ये था आपका पहला। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई इंजन दिया हुआ है, इन्फेरेंस इंजन, और इसमें 2 टाइप्स हैं, फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग। इसको आपने पढ़ना है कि फॉरवर्ड चेनिंग क्या होता है, बैकवर्ड चेनिंग क्या होता है। इसको भी हम हैंड आउट्स में जाके ढूंढ सकते हैं। फॉरवर्ड तो ये आ जाता है इन्फेरेंस मैकेनिज़्म में, और फॉरवर्ड चेनिंग कहाँ पे यूज़ करना है, ये सारा कुछ बैकवर्ड चेनिंग। तो आपने इनकी 2 एग्जांपल दी हुई थी, उनके अंदर इसको यूज़ करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी सर्चिंग की, तो मुझे 1-2 बहुत ही अच्छी वेबसाइट मिली
लाइक ये वाली जैगवस एकेडमी या जैक्सवा और गीक्स फॉर गेक्स मेरी फेवरेट है। तो इन दोनों में उसने काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसकी कि कब हम बैकवर्ड यूज़ करते हैं, कब हम फॉरवर्ड यूज़ करते हैं। तो इसमें एक चीज़ मुझे बहुत दिल लगी, वो थी कि जो इनकी यूजेज है, ये यूटिलाइजेशन कहाँ पे करते हैं, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, प्लानिंग और ये एप्लीकेशंस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड को ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ की जाती है। लेकिन जब दूसरी की बात आई बैकवर्ड, तो वो यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक के लिए, प्रिस्क्रिप्शंस के लिए, डिबगिंग के लिए। तो मुझे काफ़ी आइडिया इस चीज़ से हो गया कि ये किधर जानी है बात। और एक डिटरमिन का वर्ड यूज़ हुआ, उसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस का वर्ड यूज़ हुआ। फिर भी आप अपनी समझ से कर सकते हैं, मैंने अपना बताना है। द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑफर मार्केट स्टेटस एज एन इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन अ फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो ये जो है वो एट द एंड होने वाला है। एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं हमें फ्यूचर, तो वो एक्सपेक्टेशन फॉरवर्ड के मोड में आ जाती हैं। और वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डाटा हमारे पास होता है, कुछ हमने गोल तक पहुंचना होता है, तो फॉरवर्ड चेनिंग एक्सपेक्टेशंस में आ जाती है। और डिटरमिन ऑफ ब्लड और वायरस का या कैंसर का ग्रोथ इन तो आपने एक बंदे को कैंसर हो गया या उसके ब्लड में कोई मसला हो गया, तो अब आपने देखना है कि उसे क्यों हुआ। तो हम गोल पे पहले ही खड़े हैं, हमने जाना है बैकवर्ड ताकि पता कर सकें कि ये क्यों हुआ है। तो कि पंखा बंद है और या मुझे देखें पसीना आया हुआ है, तो द रीज़न इज़, हम किसी को कैंसर है तो व्हाट इज़ द रीज़न, तो वो पीछे को जाएंगे। इसी तरह ही ये जैसे जॉन इज़ रनिंग और इसका नतीजा क्या है, वो कह रहे हैं जॉन इज़ स्वेटिंग। स्वेटिंग क्यों हो रही है उसको, हमने इस जगह पे पहुंचना है, वो रनिंग में। अब मैंने जी, मुझे क्यों स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि मैंने पंखा बंद किया हुआ है, मैं गर्मी में बैठा हूँ। तो स्वेटिंग के अगेंस्ट, स्वेटिंग हमारा गोल है, यहाँ से हमने वापस जाना, तो ये बैकवर्ड होगा। और अगर हम बात करें कि उधर से कि जी जॉन इज़ रनिंग, तो उसका नतीजा क्या होने वाला फॉरवर्ड चेनिंग में कि जॉन इज़ रनिंग, कि जी आप साहब बोल रहे हैं, तो होने वाला क्या है, ही विल स्वेट, क्योंकि गर्मी में बैठा तो स्वेट करेगा। तो जैसे वो उस फिक्रे में मुझे समझ आ रही है कि वो यही है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट स्टेटस इम्पैक्ट ऑन द चेंजेस इन द फाइनेंसिंग कास्ट, तो वो आगे जाके किसी न किसी चीज़ को अफेक्ट करेगी। तो एक्सपेक्टेशन हम फ्यूचर की लगा रहे हैं, तो इसमें फॉरवर्ड चेनिंग होगा। और देन मैं इसको बैकवर्ड चेनिंग डिटरमिनिंग द, तो आई थिंक सो कि मैं इसका ये 5 नंबर का सवाल या 2.5 नंबर का सवाल इस तरह हल करूँगा। नेक्स्ट वन आपने CNF, ये भी आपने ढूंढना है। उसके अंदर नॉर्मल फॉर्म जो है कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, तो इसको भी मैं आपको हैंड आउट्स के अंदर दिखा दूँ और ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि हाँ जी किस तरह मैंने ढूंढा है पूरा दिन लगा के, किस तरह लोग मेरी हेल्प करते हैं। तो इसमें बड़ा सिंपल सा है कि ब्रैकेट के अंदर आर होगा और बाहर एंड होगा, और इनसाइड आर ही होना है और आउटसाइड एंड होना है। उसको हम बोलते हैं कि ये उसकी नॉर्मल फॉर्म है। आप इधर हज़ारों एग्जांपल, बल्कि नहीं थोड़ी सी कम, ये आर इनसाइड और दरमियान में एंड, तो ये इसकी मसाले हैं, आर आर और सेंटर में एंड, और फिर ये आर और आर, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है वो आर होता है। मैं आपको सादा सादा लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो सुनेंगे तभी आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ आपने तो यस यस नो नो लेके चले जाना है। तो ये देखें, इसके अंदर आर है लेकिन इसके अंदर एंड है और आउटर भी एंड है, तो ये इनसाइड आर होना चाहिए, वी होना चाहिए, तो तब ये सही बनता है। अगर इधर भी आर होता तो मैं इसके लिए भी यस लिख देता, क्योंकि आउटर जो है वो सारे एंड हैं ब्रैकेट्स के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर एंड लग गया, तो इसलिए ये इसका आंसर मैं नो लिखूँगा, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पहले आते साथ ही एंड है और दरमियान में ब्रैकेट में आर है, तो ये अंडरस्टूड है, नो हो जाना है। और फिर ये एंड है, यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, दरमियान में आर है, तो ये नो है। उसके बाद अगर आप देखें इसकी ब्रैकेट में आर आर
और आर और दरमियान में एंड और फिर इसके आर फिर एंड आउटर एंड, तो ये यस होगा। आप इसकी इस जगह पे जहाँ मैंने आपको लेक्चर में ले गया हूँ देख लीजिएगा। इसके यहाँ पे आर है, ये आर है, ये एंड है ब्रैकेट के बाहर यानी और ज़रब होगी, और फिर ये आर है, फिर ये आर है। तो इनर साइड आर और आउटर साइड जो है वो एंड हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल फॉर्म है। ये इसकी जो है वो फिलिंग द टेबल, ये प्रपोजिशन या स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो उसके लिए मैंने ये यस लिखा। आई होप सो मैंने पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, आप लोग इसको सही तरह सुन लेंगे, मेरी वीडियो आगे पहुंचा देंगे और शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।